नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रागैतिहासिक जो संस्कृति है उसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है, उनसे कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, हिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के बारे में, उनसे सभ्यताओं से संबंधित पूछे ही जाते हैं। उससे पहले हम देखिए किसी भी चीज़ को, वैसे तो मैंने आपको राजस्थान की जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसमें इसके नामकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरा डिटेल में बताया था। फिर भी मोटा मोटा एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिमाग में कन्फर्म होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। ये आप डेफिनेट बिठा लीजिए दिमाग में। ऐसे नहीं है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ तब से राजस्थानी बोल रहे, नहीं। 1949 से पहले राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, फिर भी गलत करके आ जाते हैं। आपको कोई गलती नहीं करनी है। कब पूछा, कब दिया इसने नाम? 1800 में दिया। क्या नाम दिया? राजपूताना। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद में देखिए 1829 में एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये किसकी रचना है? घोड़े बाबा की, कर्नल जेम्स टोड की। इसने इस अपनी रचना में राजस्थान को क्या नाम दिया? राजस्थान या राजस्थान। तो राजस्थान को राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? घोड़े बाबा ने, यानी कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने राजस्थान के इतिहास को लिखा सबसे पहले विस्तृत तरीके से। कौन? कर्नल जेम्स टोड। 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम रखा गया। राजस्थान का राजस्थान नाम कब रखा गया? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम हमने अलग से इसकी क्लास ली थी, तब भी अच्छे से पढ़ा। पहले ज्योग्राफी में जब राजस्थान का परिचय पढ़ा तब भी इसको अच्छे से पढ़ा। एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ, अच्छे से आपकी खोपड़ी में बिठा लेना। नाम देके पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता। अभी वीडियो में पूछा गया था कांठल किसे कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है वो नहीं आएगा और आप इसी गलतफहमी में रह जाते हैं। क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं पूछे जाते। लोग बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ते हैं कि यहाँ से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरल क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आप सरल क्वेश्चन गलत करके आ गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप ये तो बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि जंगल किस प्रदेश को कहते हैं और फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा एग्जाम देने का। तो ऋग्वेद में उल्लेख, राजस्थान के ऐसे प्राचीनतम क्षेत्र जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कौन कौन से? मरु, धानु या उसे धन भी बोलते हैं, जंगल, मत्स्य और सूरसेन। मरु और धनव किस भाग को बोलते हैं? जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए। जोधपुर संभाग का जो जितना भी मरुस्थलीय क्षेत्र आता है उसे क्या बोलते हैं? मरु या धनव। उसे पहले मरु बोला जाता था, उसके बाद में धीरे धीरे मरुआर बोला जाने लगा और फिर चेंज होकर उसे क्या बोला जाने लगा? मारवाड़। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है नाम में परिवर्तन होता जाता है। जैसे अभी उदयपुर में है एक मंदिर है जिसे सास बहू का मंदिर बोलते हैं, जबकि उसका सास बहू का मंदिर नहीं है, उसका नाम था शस्त्र बाहू का मंदिर, सशस्त्र बाहू का मंदिर। धीरे धीरे किसी को नाम नहीं आता है। अपने जैसे गांव में होता है कि किसी का नाम कुछ होता है, उसे बोलते कुछ और ही है, अपने हिसाब से नाम निकाल लेते हैं। इस तरह से लोग अपने हिसाब से नाम निकालने के बाद में उन्होंने सशस्त्र बाहू को क्या कर दिया? सास बहू का मंदिर। तो पहले क्या बोला जाता था इसे? मरु। उसके बाद में क्या बोलने जाने लगा? मरुआर। और उसके बाद में क्या बोला जाने लगा? मारवाड़। तो मरु और धनु किस क्षेत्र के लिए यूज किया जाता? मारवाड़ क्षेत्र के लिए। जंगल प्रदेश, देखिए आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। बीकानेर के जो शासक होते थे वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? जंगलधर बादशाह। तो इस प्रदेश को क्या कहा जाता? जंगल प्रदेश। बीकानेर एवं नागौर व आसपास का क्षेत्र, इसे क्या कहा जाता? जंगल प्रदेश। अब इसे जंगल प्रदेश क्यों कहा जाता? आप ऐसे सोचिए कि अपनी भाषा में या हिंदी में, आप किसी भी ले लो, मारवाड़ी में, हिंदी में, जंगल किसे कहते हैं?
जहाँ पे झाड़ियाँ होगी भाई, जहाँ जंगल होगा, जहाँ आबादी नहीं होगी, जहाँ ये जीव वगैरह पाए जाते हैं, वन्य जीव। सम्मी, सम्मी किसे बोलते हैं? खेजड़ी को। केर, पीलू, ये जो वृक्ष जहाँ जिस एरिया में पाए जाते थे उस एरिया को क्या कहा गया? जंगल प्रदेश। देखिए राजस्थान का इतिहास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे मन लगाकर पढ़ते हैं तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो आपका गलत हो जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये राजस्थान का इतिहास, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट लगता है मुझे। चाहे आप राजस्थान का इतिहास ले लो, चाहे भारत का इतिहास ले लो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट है जिन्हें आप आराम से ध्यान से अगर पढ़ो, रट्टा मारने से कभी कोई चीज़ याद नहीं होती है। इसलिए इनको दिमाग में बिठा के बिल्कुल एकाग्रचित होकर हर चीज़ को क्लियर करो और उसी तरीके से पढ़ो। मत्स्य, ये किसको कहा गया? कई बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। जयपुर, अलवर और भरतपुर। और इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जिसे आप बोलते हैं बैराट। महाभारत में जिसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पांडव रहे थे बैराट में, तो उल्लेख है महाभारत में भी राज्य के रूप में किसका? मत्स्य का। और राजधानी कौन सी थी इसकी? विराटनगर यानी बैराट। सूरसेन, धौलपुर, करौली, भरतपुर के मथुरा से सटे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सूरसेन। और इसका भी किसमें उल्लेख मिलता है? महाभारत में इसका भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में पाए जाने वाले दो क्षेत्र मत्स्य और सूरसेन, इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह तो हो गई राजस्थान के क्षेत्र के प्राचीनतम नामों की। अब हम जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र की जो विशेषताएं होती है उसके आधार पर भी नाम दे दिए जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जहाँ जिस राजाओं का, जैसे इधर हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ा राजाओं का शासन था तो उधर हाड़ौती का पठार, हाड़ौती, उसको इधर शेखावाटी क्षेत्रों में शेखा का जो रास्ता, इस वजह से उसको शेखावाटी बोल दिया गया। तो आइए चर्चा करते हैं, थोड़े से दो चार नाम वो भी देख लें, उसके बाद में हम प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। कल इसी टॉपिक पर आगे हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है आपके रेगुलर। आप इन क्लासों को हल्के में मत लीजिए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें ये आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेगी, ये मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खराब हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। अब देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नाम। कांठल अभी पूछा गया था लेटेस्ट। और आप जितने भी ये जो एग्जाम लगते हैं, जो पेपर है, इनको रीड किया करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में सब कुछ नॉर्मली यही पूछा जाता है। वहां पे परीक्षा होती है आपके कॉन्फिडेंस की, कि कौन बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, और जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो आपने जो पढ़ा वो काफ़ी है, आप रिवाइज करते रहिए। और ये जो मैं क्लासें डाल रही हूँ ये आपके लिए, आप एक तरीके से इसको यही समझ लीजिए कि आपका रिवाइज हो रहा है। तो कांठल माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, जो मतलब माही नदी के कंठे के आसपास का जो क्षेत्र है, किनारे के आसपास का, इसमें कांठल में उसमें ऑप्शन दिया गया था माही नदी का किनारा। तो माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। 56 का मैदान, 56 गांवों का समूह है, या इसे 56 नदी नालों का समूह भी कहते हैं। कहाँ? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। ऊपरमाल, बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र। ये सब पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और वही चीज़ें आपको यहाँ दी गई है। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो आप पहले के पेपर उठा के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कितनी बार रिपीट होती है। ऊपरमाल बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है। हाँ, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कि वो ऊपरमाल ही क्यों कहलाता है? पठारी क्षेत्र होने के कारण। गिरवा, उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? गिरवा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियों की अधिकता है, और उन पहाड़ियों को उदयपुर में क्या बोलते हैं? गिरवा। मांड, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया, और एक मांड राग भी है। किसे बोलते हैं? जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मांड। बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र। आपको पता है तो बागड़ के गांधी कहते हैं भोगीलाल पंड्या को, क्योंकि वो डूंगरपुर के हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बागड़। हाड़ौती, मैंने आपको बताया था कोटा बूंदी का प्रदेश जो है वो क्या कहलाता है? हाड़ौती। शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू व चूरू। ये तो हो गए अपना राजस्थान का जो सामान्य से जो परिचय था, प्राचीन नाम और भौगोलिक के हिसाब से जो नाम निकाले गए हैं वो थोड़ा ज़रूरी था। आपके भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से खोपड़ी में बैठ जाएगा। देखिए इतिहास का काल विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। बड़े ध्यान से पढ़िए। प्राक युग कौन सा युग है?
जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है। प्राक युग अनपढ़ यानी जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है। वो जो मनुष्य होते थे उस टाइम वो लेखन कला से अपरिचित थे। सृष्टि का जो आरंभ हुआ और उससे लेकर जो हड़प्पा सभ्यता के पहले तक का काल है वो क्या कहलाता है? प्राक युग। आद्य युग लिखित साक्ष्य उपलब्ध है पर अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? आद्य युग। ऐतिहासिक युग स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य और जिनको आराम से पढ़ा गया है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जो अभी तक जारी है उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक युग। इतिहास का काल कितने भागों में विभाजन किया गया है? इसका 3 भागों में, प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग लिखित साक्ष्य नहीं है क्योंकि वो लेखन कला नहीं जानते थे। सृष्टि जब से आरंभ हुई और हड़प्पा सभ्यता तक के पहले तक का काल कौन सा कहलाता है? प्राक युग। आद्य युग वो लिखते थे पर हम समझ नहीं पा रहे कि वो क्या लिखते थे, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे युग को कौन सा बोलते हैं? आद्य युग। हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का युग क्या कहलाता है? आद्य युग। ऐतिहासिक युग स्पष्ट और सुपठित अच्छे से पढ़ा गया है जिसके लिखित साक्ष्यों को 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का काल कौन सा कहलाता है? ऐतिहासिक युग। आज हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है प्राग ऐतिहासिक राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक कौन कौन से स्थल थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं। प्रागैतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान समुद्र विद्यमान था। देखिए मैंने आपको जब राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ाया तब भी बताया होगा। हमने अभी जो इंडिया की क्लास ली थी कि इंडिया को मतलब भूगर्भिक संरचना के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा है, तो अपने जो मरुस्थल का जो निर्माण हुआ किससे? तैतीस सागर से। हमने अच्छे से पढ़ा था। राजस्थान में 2 भौगोलिक संरचनाएं, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। तो समुद्र विद्यमान था। सरस्वती तथा दृष्टवती नदियां इनमें आकर गिरती थी। कौन कौन सी नदियां गिरती थी? दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी जो समुद्र था उसमें आकर गिरती थी। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण किसे बोलते हैं? पत्थर, यानी जिससे पत्थर के औजार मिलते हैं, जिससे पत्थरों से जिन्होंने काम निकाला। आज तो इतना टेक्निकल जमाना हो गया डिजिटल, उस टाइम के लोग धीरे धीरे किससे चालू हुआ? ये पाषाण काल से। सबसे पहले औजार किस चीज से बनने लगे? पत्थर से। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। किस किस में? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। आइए देखते हैं पूर्व पाषाण काल, जो पहले जो काल आया था आज से लगभग 2-1.5 लाख वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण काल कब? आज से लगभग 2-1.5 लाख वर्ष पूर्व। 1870 में C.A. हेक्टन ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स 18 सबसे पहले पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य जो मिले किसने खोजे? 1870 में C.A. हेकेट ने कहा जयपुर और इंदरगढ़ में पत्थर से बनी हैंड एक्स मिली है, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार। फिर सेठ नकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले और जालोर से जो उपकरण मिले उसका खोज का श्रेय किसे जाता है? आलचिन को। अब देखिए ये क्षेत्र पूर्व पाषाण काल हमारे राजस्थान में कहाँ से इसके साक्ष्य मिले? साक्ष्य मिलने का मतलब है कि वहां पे ये फैला हुआ था। तो पूर्व पाषाण काल की जो साक्ष्य कहाँ से मिले और कहाँ था ये राजस्थान में? अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्र की प्रमुख नदियों। पहले वाले लोग नदियों के किनारे रहते थे अधिकतर, क्योंकि उनके पास ये तो है नहीं कि उनको इतनी सूझ थी कि हम पाइप से पानी कहीं दूर ले जाए। विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं इसके उपकरण या अवशेष। किसके? पूर्व पाषाण काल की। आज से लगभग 2-1.5 लाख वर्ष पूर्व सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से इसके उपकरण किसने खोजे? C.A. हेकेट ने। कब? 1870 में। क्या मिली उसको? हैंड एक्स। किसकी? पत्थर की। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। पश्चिम राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर, इसके कहाँ मिले हैं साक्ष्य? पश्चिम राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर। उपकरण कैसे मिले इसमें? छोटे। अब देखिए जैसे भी हम किसी भी चीज का पहले निर्माण करते हैं, जैसे पहली बार कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो कितना बड़ा था? 1 कमरे जितना बड़ा था। आज आप कंप्यूटर आपके फोन में समा गया है,
आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदी चित्तौड़ की। तो अब जैसे ही पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल आया तो उसमें जो उपकरण बनाए जाते थे उनमें थोड़ा सुधार आया, छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित किए गए। अब ये निर्मित कौन कौन से पत्थरों से किए जाते थे? जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्जाइट और कैल्सडोनी आदि पाषाणों से निर्मित किए जाते थे। कहाँ है मध्य पाषाण काल का क्षेत्र? कहाँ से साक्ष्य मिले? पश्चिम राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां और चित्तौड़ की बेड़ज नदी घाटी और विराटनगर। उपकरण कैसे? छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित। ये पत्थर तो वैसे आपको इतना डीपली पूछेंगे नहीं, मैंने बस सुविधा के लिए दे दिए हैं कि अगर पूछ लिया जाए। देखिए जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहे जो एग्जाम में पूछ लिया जाए और मैंने यहाँ दिया नहीं हो। अब देखिए यहाँ से कौन कौन से उपकरण मिले वो देखते हैं। प्रमुख उपकरण, देखिए मैंने इनका नाम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दे दिया है। हो सकता है थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, किसी को हिंदी अच्छे से समझ में नहीं है, इंग्लिश की भी खराब ही है। ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेंसेनेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर, ये मिले हैं इनमें से उपकरण। आपको पूछा जा सकता है इनका नाम देके, या ऐसे पूछा जा सकता है मध्य पाषाण काल से कौन कौन से उपकरण मिले हैं, 3 इनका नाम दे दिया जाएगा, एक दूसरे का नाम दे दिया जाएगा। एग्जामिनर ऐसे ही उलझाता है, वो हमारी कमजोरी जानता है अच्छे से। पत्थर के छोटे उपकरणों को क्या कहा? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण। तो इसके जो पत्थर के छोटे उपकरण मिले उनको क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण। अब बात करते हैं उत्तर नवपाषाण काल की। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं हमारे राजस्थान में? अजमेर, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उपकरण प्राप्त। यानी राजस्थान के चहुओं और ये दोनों संस्कृतियां पाई गई, पूर्व पाषाण और ये जो उत्तर नवपाषाण है। बाकी मध्य पाषाण काल ज्यादा फैला नहीं था, ये तो लूनी और चित्तौड़ की बेड़ज नदी घाटी उनमें ही था। ये तो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राकयुग में राजस्थान। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में धातु काल, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। देखिए सबसे पहले किससे औजार निर्मित किए गए? पत्थर से। उसके बाद में ताम्र से, ताम्र पाषाण से, उसके बाद में ताम्र से और उसके बाद में ताम्र कांस्य से। सबसे पहले पाषाण से, उसके बाद में ताम्र पाषाण से, उसके बाद में ताम्र से, उसके बाद में ताम्र कांस्य से। गणेशपुर कहाँ है? सिक्कर में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलोन राजसमंद में, अहाड़ व झाड़ोल उदयपुर में। ये नाम आपकी उंगलियों पे नाचने चाहिए। ये जो स्थल है हर एग्जाम में रिपीट होते हैं ये, क्योंकि हिस्ट्री, कल्चरल ये सबके में रहते हैं तो इनसे पूछा ही जाएगा। पिंड पाडलिया ये कहाँ है? चित्तौड़ में। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में। सावणिया व पुगल कहाँ है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ोद व चीथवाड़ी कहाँ है? जयपुर में। एलाना जालोर में। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। कोलमाहोली सवाईमाधोपुर में। मला भरतपुर में। ये किसके क्षेत्र थे? राजस्थान में धातु काल के, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल के। ये तो हो गए, क्योंकि ताम्रनगरी, गणेश्वर, सिक्कर उनको कहा जाता है। और लोहे का जो प्रमुख था वो था रेड, ये भी बात कर लेते हैं अभी। अब देखिए लोहे काल, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात देखिए सबसे पहले उपकरण किससे बनाए गए? पत्थर से, उसके बाद में ताम्र पाषाण से, उसके बाद में ताम्र से और उसके बाद में ताम्र कांस्य काल। सबसे पहले कौन सी धातु की खोज हुई? ताम्र की। लोहे की उसके बाद में हुई है, लोहे की पहले नहीं हुई है, आप कहीं कर मत देना एग्जाम में पूछ ले तो। लोहे काल ताम्र और कांस्य काल के पश्चात, तांबे और कांस्य के बाद में किसकी खोज हुई? लोहे की। तो लोहे काल उसके बाद में आएगा। कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ावा। अब लोहा आने के बाद में सबसे अच्छा काम क्या हुआ? कृषि उपकरण तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ावा मिला। इसके जो साक्ष्य हमें मिले हैं राजस्थान में वो कहाँ से मिले? नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर। देखिए ये जोधपुरा कई बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि इसका नाम जोधपुरा है तो कंफ्यूजन करने के लिए कहीं से कर देते हैं कि जोधपुर में। नहीं, जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता। नोह, भरतपुर, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का, इसको सॉरी रेड को बोलते हैं, टॉप को राजस्थान का टाटानगर। सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। देखिए राजस्थान में ये 4 जो क्षेत्र है, जो 4 शहर जो मिले हैं, ये है लोह युगीन संस्कृति के क्षेत्र। कौन कौन से? नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक। इसके तो आपको अच्छे से याद, अधिकतर यही पूछे जाते हैं, ये चारों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा।
जोधपुरा तथा सुनारी में लोहा गलाने की भट्टियां कई बार पूछी जा चुकी है। लोहा गलाने की भट्टियां सुनारी के अलावा और कहाँ मिली? जोधपुरा, जयपुर में। लोहा गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने कहाँ मिले? जोधपुरा तथा सुनारी में। यह हो गई हमारी प्रागैतिहासिक काल के राजस्थान की जानकारी, राजस्थान में धातु काल की जानकारी और लोहा काल की जानकारी। बिल्कुल छोटी सी क्लास है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तिनका उठाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस दे देते हैं बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन आते हैं थोड़े, तो पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले। बिल्कुल अगर आपको अपना घोंसला बनाना है तो आपको तिनका उठाना पड़ेगा। तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर लगना है तो। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो आप क्लास को शेयर एंड अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करवाइए। ये मेरा खुद का चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, आप सबके लिए ये किया जा रहा है। मैं खुद पर्सनली ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार करती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। निश्चित रहिए आप, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम का टाइम है इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए जा रहे हैं, वरना हम थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं इनको। पर अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप विस्तृत तरीके से मेरी क्लास लेने बैठो। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।